पहली फिल्म जो मैंने की वो गेवा कलर की थी। अच्छा जी। हम हिंदुस्तानी, तो वो इतने बड़े बड़ी लाइट्स ले आते थे और वो लगा के, मुझे याद है मुझे ऐसे खड़े रहना था, कैमरा यहाँ था और वो लाइट यहाँ थी। अच्छा जी। शाम को देखा तो ये पूरा जल गया था। बाप रे। रिफ्लेक्टर्स इतने लगते थे, रिफ्लेक्टर्स ऐसे होते थे कि मेरी आंखें लाल हो जाती थी। जी। और लोग कहते थे हाँ तुम्हारी आंखें लाल कैसे होती है? अरे भैया शराब वराब पीती हो क्या है? घर के बाहर एक चाइनीज आदमी आता था। चाइनीज? हाँ। अच्छा जी। तो वो मतलब आके घर के बाहर दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। अच्छा जी। तो बोले मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं आशा पारेख से शादी कर ही जाऊंगा। अच्छा। मैंने पढ़ा था ये। एक बहुत अच्छी फैन थी, अच्छी फैन, अच्छा जी। थी। ओहो। आशा भोसले। अच्छा वाह। एक दिन आशा जी ने मुझे उनके शो पे बुलाया, आई वाज अ गेस्ट। अच्छा जी। तो बातें बातें में उन्होंने कहा कि हेलन जी वहाँ बैठी है, देन आई वेंट आउट एंड आई डिड दैट। हेलन जी, आशा जी मुझे बोल रहे, हेलन जी अगर मैं मर्द होता है तो मैं आपसे शादी करती। उस समय शूटिंग पे सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? राज कपूर। राज कपूर साहब। मैम एक बात जो सबके दिलों में है, सब जानना चाहते हैं कि फिल्मों में ब्रेक कैसे मिला आप लोगों को? मैं बहुत बहुत लकी थी। अच्छा जी। और मैं भारतनाट्यम सीखा था मैंने, तो जी। स्टेज पे परफॉर्म करती थी। अच्छा जी। तो उस वक्त सारी रीजनल फिल्में सब चेन्नई में बनती थी। अच्छा जी। तो किसी ने मेरी तस्वीर देखी तो मुझे ऑफर आने लगे घर बैठे। और मैं 13 साल की थी, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा टू सून, मतलब जी। बहुत छोटी है, नहीं इधर की ना उधर की। तो फिर एक तेलुगु फिल्म में मैंने डांस किया, फोक अच्छा जी। डांस। वो लकीली बहुत 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 मशहूर हुआ। अच्छा जी। तो उसके बाद बस एक तेलुगु फिल्म थी, उसमें लीड रोल किया ऑपोजिट एनटी रामाराव, जो आंध्र प्रदेश अच्छा जी। जी जी जी। सीएम थे। उसके बाद गुरुदत्त जी मिले मुझसे हैदराबाद में। अच्छा जी। तो फिर उन्होंने मुझे बॉम्बे बुलाया, फिर इट्स हिस्ट्री। वाह ग्रेट। और आशा जी आप कैसे आए फिल्मों में? मैं स्टेज पे परफॉर्म किया करती थी। अच्छा जी। और लेट बिमल रॉय ने मुझे डांस करते हुए देखा, मैं 9-10 साल की थी। अच्छा जी। तो उन्होंने देखा और मुझे बुलाया, फिल्म में काम करोगी? मैंने ऐसे ही कह दिया हाँ करूँगी। अच्छा जी। तो इस तरह से माँ पिक्चर में मैंने एक छोटा सा रोल किया था। अच्छा जी। उसके बाद तो मैं बड़ी हो गई, स्कूल में जाती थी। तो गूंज उठी शहनाई के लिए विजय भट्ट जी ने मुझे बुलाया अच्छा जी। और कहा कि तुम्हें हीरोइन बना रहे, राजेंद्र कुमार जी हीरो है। तो 2 दिन की शूटिंग करने के बाद कहा कि नहीं, आप स्टार मटेरियल नहीं है, अच्छा। तो आप हम आपको नहीं ले सकते हैं। अच्छा। स्टार मटेरियल नहीं। तो हमको निकाल दिया गया। 1 हफ्ते में मुहूर्त था बहरूपिया का, और वहाँ एस मुखर्जी मिले, बोले कल फिल्मालय आ जाना। मैंने कहा अभी फिल्मालय क्या करना है, अभी तो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे तो नहीं जाना है। इसी तरह से वहाँ पहुँच गए। और फिर तो सबको मालूम है कि दिल दे के देखो कि हीरोइन बन गई। और हेलन जी आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? We were refugees from Burma, ओके। and during the war, we had to walk it for 9 months from Burma to Assam. I was very small. I was about 3-4 years old. Anyway, we came to India. God was great. And I went to school, and while going to school, I started learning Manipuri, a little of Bharatanatyam, and Kathak. Just the fundamentals. Take, in case I was given a chance, I would know the stance of all these dances. उस ज़माने में कुकू जी बहुत बड़ी dancer and actress थी. अच्छा जी। And my mother requested her that मैं chorus में कम से कम join करूं, क्योंकि we needed the money very badly. We were living in one room. The Mori was in one room. और another thing I must tell you, जब भी गर्मी का दिन था, हम लोग चटाई को ठंडा करके
जमीन पे लगा के नहा के, we never used to wipe ourselves, put our nightie and we go to sleep. My God. So we've seen these lovely days, praise the Lord. Because of that, I'm here now. Thank you. कितनी अच्छी बात है कि हमारी तीनों जो लेजेंड आर्टिस्ट हैं, तीनों बचपन से ही इतनी टैलेंटेड थी कि 9-10 साल की उम्र में आपको रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब कमाल है। आज हमें आपको तीनों को एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। तो आप तीनों ने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में भी काम किया है, उसके बाद कलर फिल्मों का दौर आया। तो उस जमाने में जो पेमेंट होता था वो ब्लैक में होता था कि व्हाइट में होता था? सॉरी, ये बचकाना सवाल पूछने के लिए। दोनों में होता था। दोनों में होता था। अच्छा मैम, जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से कलर का दौर आया, उस समय आपको सबसे, मैं ये सवाल आप तीनों से है, सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी जब सिनेमा जो है वो रंगीन हो गया? मुझे बल्कि ठीक नहीं लगा, क्योंकि उस अच्छा। वक्त लाइट बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ओके। क्योंकि उनका फिल्म का एमल्शन कुछ कम था, ज्यादा था, समथिंग लाइक दैट, टेक्निकल थिंग। तो मुंह सारा जल जाता था। एक आइस बकेट में अच्छा। एक शामो लेदर कहते थे, उसको डाल के रखते थे, फिर मुंह पे लगाते रहते थे बिफोर द टेक। तो मैं कहती थी कहाँ फंस गए हम, इतनी ज्यादा गर्मी थी। और उस वक्त एसी तो थे ही नहीं कहीं भी, ना कमरों में ना स्टूडियो में, तो बुरा हाल होता था। मैं तो कहती कलर में शुरू कर दी पिक्चर, हाय मर गए। अच्छा। और आशा जी, आपको अच्छा लगा जब रंगीन हो गया सिनेमा? पहली फिल्म जो मैंने की वो गेवा कलर की थी। अच्छा जी। हम हिंदुस्तानी, तो वो इतने बड़े बड़ी लाइट्स ले आते थे और वो लगा के, मुझे याद है मुझे ऐसे खड़े रहना था, कैमरा यहाँ था और वो लाइट यहाँ थी। अच्छा जी। शाम को देखा तो ये पूरा जल गया था। बाप रे। रिफ्लेक्टर्स इतने लगते थे, रिफ्लेक्टर्स ऐसे होते थे कि मेरी आंखें लाल हो जाती थी। जी। और लोग कहते थे हाँ तुम्हारी आंखें लाल कैसे होती है? अरे भैया, शराब वराब पीती हो क्या है? तो अच्छा, इन्होंने कहा लाल आंखें, उस पर एक किस्सा सुनाओ आप चाहें तो मेरी पहली कलर शूटिंग हुई जब 14 का चांद रिलीज हुई, तो बहुत हिट हो गई थी। तो उस वक्त एक कलर का सिलसिला शुरू हो गया था। तो गुरुदत्त जी ने सोचा ये जो टाइटल सॉन्ग जो इतना मशहूर हुआ है, उसको रीशूट करते हैं कलर में, फिर रिलीज करेंगे। तो वही किया उन्होंने। फिर दोबारा उनको सेंसर करना पड़ा, दिखाना पड़ा। सेंसर बोर्ड ने कहा जी वो एक शॉट वहीदा जी वो मुड़ के देखती, वो काट दीजिए। ऐसे क्यों? मैं ऐसे ही हूँ, बस सिर्फ मुड़ के देखती। तो इन्होंने पूछा क्यों क्यों क्या है इसमें खराबी? तो बोले जब वो मुड़ के देखती उनकी आंखें लाल हो गई। तो हाँ साहब, वो लाइट बहुत है तो लाल हो गई। जैसे इन्होंने कहा नहीं, इसमें शी लुक्स वेरी सेंशियस। अच्छा। हाँ, तो फिर गुरुदत्त जी ने कहा साहब ये मियाँ बीवी का सीन है और कुछ नहीं, ना लिपटे ना झिपटे ना हाथ पकड़ा, बेचारी यूं से यूं देखा। अगर वो सेंसर बोर्ड वाले अगर अब हों तो बेचारे वो देख के तो बेहोश हो जाएंगे। आजकल तो बन रहा है। तो हेलन जी, उस दौर में जैसे आशा जी ने, वहीदा जी ने बताया कि लाइट्स बहुत ज्यादा होती थी और ऊपर से डांस करना, डांस में तो रीटेक भी और होते होंगे बिकॉज छोटे छोटे शॉट्स लेने हैं और इतनी सारी लाइट, आपको भी परेशानी होती होगी फिर तो? I was very happy that it was in color because my costumes were very colorful. जी। I could wear those feathers and I could, and I looked much better. So for me, color was lovely. कपिल, मैं जैसे आप सबने बोला कि इतनी गर्मी वगैरह, एंड देन हम तो आज वैनिटी वैन मिलती है हमें और हम लोग इतने एयर कंडीशन कंट्रोल एनवायरनमेंट में शूट करते हैं। तो मैम आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे मेकअप करते थे? कभी जंगल में शूट है, कभी यहाँ तो वैन तो होती नहीं थी। अर्चना, आप मानोगे नहीं, मुगले आजम जैसी पिक्चर बनी मोहन स्टूडियोज में, वहाँ एक वॉशरूम नहीं था। बाप रे। तो एक बार मैं और लेट महमूद एक्टर हमने तय किया कि हम पैसे देते हैं, स्टूडियो ओनर को कहा भाई 2 बाथरूम बना दीजिए। तो आफ्टर हम बोल के हम चले गए कि अगली दफा आएंगे शेड्यूल पे। 10 दिन के बाद आए तो जी हमने जल्दी से पूछा वो मैनेजर को, बाथरूम बना? हाँ जी इंतजाम कर दिया हमने। अच्छा क्या इंतजाम किया? वो कॉरिडोर में उन्होंने एक थंडर बॉक्स रख दिया था। बाप रे। I said, oh my God, it's so terrible.
बाप रे, कितना मुश्किल होता होगा उस समय, सारा दिन शूट करना, वॉशरूम ही नहीं है। ना, हमने वॉशरूम पानी नहीं पीना है। छोड़ दिया था Oh कि स्टूडियो सुबह जाओ से शाम पानी मत पियो। तक बाथरूम नहीं जाते थे। Oh my God. घर जाके बाथरूम जाते अभी थे। तक माशाल्लाह किडनी अच्छा है। हाँ सीरियसली एक्चुअली आदमी को रोमांटिक सीन करना हो और ऊपर से बाथरूम आया हो तो आदमी कहाँ निकलेंगे एक्सप्रेशन एक्चुअली। सो हेलन जी को डांसिंग क्वीन, पता नहीं बहुत सारे ऐसे टाइटल दिए गए थे, ऐसे नाम दिए गए थे हेलन जी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक ही गाना कभी कभी हेलन जी का पूरी फिल्म पे भारी पड़ जाता था। तो हेलन जी दूसरी जो हीरोइन होती थी फिल्म में और आप आके एक गाने में वाह वाही लूट लेती थी, तो उनको जेलसी फील नहीं होती थी कि आ गई हेलन जी, अब ये सारा मेला लूट लेके ले जाएंगे? By the grace of God, I've been very good with all the heroines in the movie. They loved me, literally, they cared for me. There was no jealousy. I worked with Asha ji. Were you jealous of me? No. If I was jealous, I wouldn't be friends with you. अच्छा आशा जी, आपकी जब आपकी फिल्म में सिल्वर जुबली होती थी, गोल्डन, आपको जुबली गर्ल भी नाम दिया गया था आपके फैंस के द्वारा, तो जब सिल्वर जुबली होती थी फिल्में, गोल्डन जुबली होती थी, उसके बाद आपने फिल्मों की क्वांटिटी बढ़ाई थी या पेमेंट ही बढ़ाई थी सिर्फ? Naturally. क्वांटिटी तो बढ़ा नहीं सकते थे क्योंकि हम लोग 9:30 to 6:30 की शिफ्ट करते थे जी। और फिर 7 बजे मैं पहुंच जाती थी स्टेज पे। मेरे बैलेज होते थे तो फिर डांस करना शुरू कर देती थी। 3.5 घंटे का बैले होता था, वो ख़त्म करके फिर घर जाती थी। तो क्वांटम तो बढ़ा नहीं सकती थी, हाँ पैसे तो बढ़ा सकती थी। आशा जी, आपने तकरीबन सब स्टार्स के साथ काम किया है, जी। तो आपको अपनी जोड़ी सबसे ज्यादा किसके के साथ अच्छी लगती थी? मेरी पहली फिल्म शम्मी कपूर जी के साथ थी। अच्छा जी। तो मुझे उनके साथ काम करने का जरा आसानी लगती थी। एक बहुत मतलब जो वो करते थे वो इमीडिएटली मैं पकड़ लेती थी। अच्छा जी। जैसे डांस होता था तो डांस डायरेक्टर नहीं होता था। अच्छा जी। अच्छा तुम ये कर लेना, मैं ये कर लूंगा। अच्छा, वाह। हाँ, Really? तो इस तरह से कई गाने हमारे ऐसे थे कि विदाउट अ डांस डायरेक्टर बिना हमने dance किए हैं। क्या बात है। अरे जी जी। और उनको मैं छेड़ती थी भी बहुत। मुझे याद है कि एक बार हम शूटिंग कर रहे थे कश्मीर में, तो उन्होंने कुछ पहलवान को बुलाया, उनके गले में कुछ हो गया था। अच्छा तो जी। बहुत हंसी, अरे पहलवान को बुलाया गला ठीक करने के लिए। ओह, दूसरे दिन मैं गिरी तो पैर में मोच आ गई। सब वो पहलवान फिर आ गए मेरा पैर ठीक करने। एज यूजुअल शमी जी कर रहे आया ना, मैंने कहा जी आ गया। एक्चुअली उस समय फिजियोथेरेपिस्ट थोड़ी ना होते थे, तो पहलवान ही जो पहले कुश्तियां करते थे। मुझे याद है बिकॉज मेरे फादर की कुश्ती करने के बड़े शौकीन थे, तो जब उनको कभी ऐसे हो जाता था तो पहलवान के पास जाते थे, और पहलवान भी पता नहीं कोई MRI कोई एक्सरे नहीं करते थे, खुद ही देख के ऐसे कड़क पटाखे की आवाज आती थी, या तो आदमी ठीक हो जाता था या बेड़ा गर्क। आशा जी, हेलन जी, आप मतलब जब भी किसी हीरो के साथ काम करती थी तो ऑब्वियसली हर एक का अलग अलग स्टाइल रहता है, लेकिन शम्मी जी के खुद के स्टेप होते थे, वो हम लोग सब हाँ, वो देखते रहे। खुद ही मतलब कर लेते थे। तो वो कितनी एनर्जी होती थी, कितना मुश्किल रहता था उनके साथ डांस करना आपको भी? या एनर्जी तो या क्या Yes, full of रिदम थी rhythm. उनमें। हाँ जी। एक एक The रिदम full पे Kapoor झटके clan is वटके। full of rhythm. या, सब बच्चे लोग। सब सभी लोग। और क्या शम्मी जी का कोई शशि प्रॉपर कपूर, डांस मैं नहीं बोल होता रही था, थी। जैसे जी। वाइल्ड डांस ना, जी। तो रिदम को पकड़ के उनमें इतनी पूरे जिस्म में रिदम थी उनकी। रिदम थी वो उनकी ये body हाथ में। भी यूं करो, यूं भी करो, तो सब रिदम में करते थे। एक्चुअली Isn't it? अच्छा वहीदा जी, ऐसे हमने सुना है कि जब आप फिल्मों में आई थी तब आपका नाम जो है वहीदा रहमान नहीं था, कोई और नाम था। नो, ऐसे पता नहीं क्यों अफवाह है ये? अफवाह है। असली नाम मेरा वहीदा रहमान और वहीदा रहमान ये था। अच्छा जी। हाँ। मैं आज ही इनको बाहर निकालता हूँ जिन्होंने ये मुझे बोला ना। वहीदा जी, एक और अफवाह है, पता नहीं ये भी अफवाह ही है कि सच्ची बात है, लेकिन बड़ी ऐसे अफवाहें सुन के आ रहे मैं हैं आप। अफवाहें सुन के आया हूँ बहुत सारी, एक के बाद एक के बाद। पर उन्होंने कहा कि जो आपके भरतनाट्यम के जो गुरु थे उन्होंने पहले आपको डांस सिखाने से मना कर दिया था, हाँ, लेकिन बाद में आप ही उनकी बेस्ट स्टूडेंट हाँ, निकली। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये बात सही है। चलो ये वो बात बच गया आज। सही है। इसने
तो ये क्या रीजन था वहीदा जी, उन्होंने क्यों मना किया आपको डांस सिखाने से? वो बहुत मशहूर वो एक गांव है, गांव के जैसे साहिर लुधियानवी, जी। तो तिरुचंदूर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ के थे वो। अच्छा जी। तिरुचंदूर मीनाक्षी सुंदरम पिल्ले उनका नाम था। बाप रे, इतना लंबा नाम। हाँ, तो मुझे जिद आई कि उन्हीं से सीखना है। अच्छा तो जी। हमारे कोई बीच में फ्रेंड थे, उन्होंने जाके कहा ऐसे ऐसे सीखना है। जब नाम सुना तो बोले नाम तो मुसलमान है। बोले हाँ, लड़की भी मुसलमान। नो 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 नो, मैं मुसलमान को भरतनाट्यम कैसे सिखा सकता? अच्छा। बोले क्यों नहीं सिखा सकते साहब आप? नहीं, वो अभिनय जो हमारे डिवोशनल गाने होते उसको समझेगी नहीं, वो ठीक से कर नहीं पाएगी। तो 6 महीने लगा दिया और मैं भी जिद से अड़ी रही कि उन्हीं से सीखना है। वाह। तो जब इन्होंने बहुत जबरदस्ती की हमारे दोस्त ने, तो बोले अच्छा उसकी कुंडली लेकर आओ। अच्छा। तो बोले जो वो लोग मुसलमान हैं वो कुंडली उंडली बनाते नहीं, बिलीव नहीं करते। अच्छा जी। तो बोले ये तो बड़ी मुश्किल है फिर। तो बोले अच्छा उसका बर्थ डेट लेकर आओ। अच्छा वो लेकर गए, तो उन्होंने अपने से चार्ट बनाया, कुछ यूं पता अच्छा। नहीं क्या क्या किया। तो बोली ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? तो उन्होंने पूछा क्या हुआ साहब? तो ये चार्ट में कहता है कि ये लड़की मेरी लास्ट और सबसे अच्छी स्टूडेंट होगी, वाह। हो नहीं सकता। तो उन्होंने ऐसे ढकल दिया, नहीं 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 हो नहीं सकता, समथिंग इज रॉन्ग, या मैंने ठीक नहीं किया। तो बोले और 2 दिन दो। अच्छा, फिर 2 दिन के बाद फिर उन्होंने बनाया, बोले नो अगेन द सेम रिजल्ट। तो बोले चलो मैं सिखाता हूँ इसको। क्या बात है, लेकिन और वो बात सच भी साबित हुई। वाह। ऐसे हमने सुना है कि रेशमा और शेरा में एक ऐसा सीन था जिसमें आपको बच्चन साहब को ऐसे थप्पड़ मारना था। हाँ। लेकिन बच्चन साहब की माता जी वहां पे रहती थी, तो मैम फिर कैसे मारा आपने? वो आदमी थोड़ा वो भी हो जाता कि यार सामने मम्मी है। नहीं, उन्होंने आंटी ने ये भी कहा वहीदा जरा संभाल के, तो मैं बिल्कुल डर गई। अच्छा तो जी। हर बार आए तो सुनील दत्त डायरेक्ट कर रहे थे उस वक्त और सी रामचंद्रन कैमरामैन थे। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा वहीदा जी आप ठीक से नहीं करेंगे तो रीटेक होंगे, उतने थप्पड़ पड़ेंगे। अच्छा जी। इससे बेहतर है अब दिल मजबूत करके एक कस के दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा जी। तो फिर लाइटिंग वगैरह हो रही थी तो मैं जाके बैठी, तो आंटी बच्चन उधर बैठे हुए थे, वहीदा जरा संभाल के करना। तो मैं बिल्कुल डर गई। फिर मैंने जाके सुनील दत्त को कहा साहब मेरे से थप्पड़ नहीं मारा जा रहा है। बोले क्यों क्यों नहीं मारा जा रहा? कि वो आंटी ने कह दिया जरा संभल के। तो बोले ओहो, तो फिर आंटी को कहना चाहिए इस शॉट के लिए आप बाहर जाके बैठिए। अच्छा, तो बाहर भेजा फिर उनको? बाहर भेजना पड़ा। तो उसके बाद फिर सब सेट पे असिस्टेंट डायरेक्टर सुनील दत्त सब कहने के एक ही शॉट, एक ही टेक, एक कस के लगा दीजिए। मैंने कहा अमिताभ बहुत कस के लगाने वाली हूँ। हाँ कोई बात नहीं। खैर शॉट हुआ, लकीली पहला टेक ओके हुआ। तो फिर अमिताभ कहेंगे वहीदा जी काफी अच्छा था। मैम उस समय जब आपके कोई क्रेजी फैन आता था तो आप कैसे हैंडल करती थी आशय? सेट पे शूटिंग देखने आ जाते होंगे, आपके घर के बाहर आ जाते होंगे कहीं? घर के बाहर एक चाइनीज आदमी आता था। चाइनीज? हाँ। अच्छा जी। तो वो मतलब आके घर के बाहर दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। अच्छा जी। तो बोले मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं आशा पारेख से शादी कर कर ही जाऊंगा। अच्छा। मैंने पढ़ा था ये। इट वॉज, अब मैं वो हटे ही नहीं। फिर वहाँ उसने अपना गद्दा लगा दिया, वहाँ रहने लगा, कुछ मछलियाँ जला के खाता था, पता नहीं क्या करता था। और लोग उसको कहे यहाँ से हटो, तो वो छुरी निकाल कर दिखाए कि मैं हटूंगा नहीं। अब जब उसने छुरी वुरी निकालने की बात की तो अब मुझे डर लगने लगा। मैं रात को लेट शूटिंग करके आऊँ तो मैं अपने नीचे कार के नीचे मतलब छिप कर रहा हूँ और छिप कर देखूं कि वो है कि नहीं, बैठा हुआ है तो फिर छिप जाऊं। फिर मैंने कहा ये तो बहुत हो रहा है। 1 महीना ये चलता रहा। तो फिर मैंने जो है पुलिस कमिश्नर को फोन किया। अच्छा जी। वो कहा कि भैया इसको पकड़ के ले जाओ। उसको पकड़ कर ले गए जेल में। वहां से उसने मुझे पोस्ट कार्ड लिखा अच्छा। कि मुझे ये लोग ले गए हैं, प्लीज मुझे बाहर निकालो। बेल भी आप ही कराओ। मैंने कहा अंदर तो मैंने डाला है तुमको। मैंने कहा अंदर तो मैंने तुमको डाला है, मैं तुमको आके बाहर निकालूं? मैं पागल हूँ क्या? फिर पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं मालूम। You're looking out for him now. नो बाबा। हेलन जी आपके साथ कभी नहीं हुआ ऐसा? हुआ होगा जरूर। एक बहुत अच्छी फैन थी, अच्छी फैन, अच्छा जी। थी? ओहो। आशा भोसले। अच्छा, वाह। एक दिन आशा जी ने मुझे उनके शो पे बुलाया। आई वाज अ गेस्ट। अच्छा जी।
तो बातें बातें में उन्हें कहा कि हेलन जी वहाँ बैठी है, देन आई वेव्ड आउट एंड आई डिड दैट। हेलन जी, आशा जी मुझे बोल रहे, हेलन जी अगर मैं मर्द होता है तो मैं आपसे शादी करती। वहीदा जी, आपको भी तो कभी ऐसा कोई ना कोई क्रेजी फैन मिला ही होगा, कभी जिन्होंने तंग ही कर दिया आपको? हाँ, देखिए हमारे ज़माने में जब जवानी में सभी होते हैं, सबके फैंस होते हैं। एक हर रोज़ कुछ 12-15 सफ़े का एक लेटर आता था। अच्छा जी। उसमें वो लिखते थे कि मैं आर्किटेक्ट हूँ। मैं सोचो ये आर्किटेक्ट हैं तो इनकी इतनी फुर्सत कहाँ मिलती है, वो हैंड रिटन। ये नहीं कि टाइप हो, या उस वक्त मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, हैंड रिटन लेटर। फिर कहते थे एक दिन याद रखिए आप, ताजमहल क्या मैं उससे बढ़ के बनाऊंगा, क्योंकि मैं आर्किटेक्ट। अच्छा मैम, आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, मतलब आप अपने फैंस के साथ सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। आप उनको अगर कुछ, आप कोई नई फिल्म कर रहे हैं उनको बता सकते हैं, सीधा उनके साथ चैट सेशन करते हैं। आजकल के जो भी स्टार्स हैं, उस समय में तो ऐसा सोशल मीडिया तो होता नहीं था। सो बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दर्शकों के मन में, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप तीनों उनके जवाब दे सकते हैं। आपके टाइम पे जो फिल्में बनती थी उनमें सबसे ज्यादा स्टाइलिश हीरो कौन था? आप तीनों जवाब दे सकती हैं। स्टाइलिश हीरो जी। मेरे कैटेगरी में जो देवानंद थे। अच्छा जी, फिर देव साहब। शम्मी कपूर थे। शम्मी कपूर साहब, वाह क्या बात है। आशा जी आप? मुझे लगता है फिरोज खान। फिरोज साहब, जी जी, फिरोज वाह। खान। हेलन जी, आप तो खुद इतने स्टाइलिश नहीं, लेकिन आपको कौन स्टाइलिश हीरो लगता था? देवानंद। देव साहब, वाह। उस समय शूटिंग पे सबसे ज्यादा लेट कौन आता था? राज कपूर। राज कपूर साहब। सब आप सब सहमत हैं आशा जी? आप सब ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। मगर आते थे लेट। मैंने 2 पिक्चरें की उनके साथ। अगर 9:30 से 6:30 तक की शिफ्ट होती थी जी, तो वो 2 बजे आते थे। अच्छा जी। तो फिर आधी शिफ्ट चली गई, फिर लंच खा के फिर आराम करके उठ के अच्छा। तो फिर मैंने प्रोड्यूसर को कहा आप 2 से 10 की शिफ्ट की रखिए। अच्छा जी। दोपहर के 2 से रात के 10 से। बोले हाँ अच्छा आइडिया है, चलो वो कर दें। तो वो 2 से 10 बजे की शिफ्ट रखते थे, तो वो 6 बजे आते थे। फिर एक दिन उन्होंने, मैं कहती थी क्या राज जी मैं बैठ के थक जाती हूँ। नहीं सॉरी। एक दिन मिल्क कॉलोनी में शूटिंग थी, तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा वहीदा जी आप घर से मत निकलिए जब तक मैं फ़ोन नहीं करूँ। आई फील गिल्टी, आप बैठी रहती हैं वहाँ, क्या करें। मैंने कहा अच्छी बात है। तो फिर फ्रैंटिकली फ़ोन आया, उस वक्त मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं। निकलिए जल्दी निकलिए। मैंने कहा क्या हुआ? बड़ी सुबह 7 बजे राज जी आउटडोर में बैठे हुए हैं। मैंने कहा राज जी 10 बजे। बोले मैं बदनाम हूँ कि मैं लेट आता हूँ, मैं बैठा हूँ, आप अभी आई हैं, अभी आपको मेकअप करना है, बाल बनाने कितनी देर लगेगी, मैं कितनी देर बैठा रहूँगा। मैंने कहा मुझे जिंदगी भर बिठाते थे, अभी आप बैठे रहिए। ऐसे कौन से एक्टर थे जो दूसरों के डायलॉग चेंज करवा देते थे? ऐसा कोई था? मैंने एक पिक्चर में काम किया था जिसमें कृष्णा करके कोई विलन था। अच्छा जी। तो वो क्या होता था, 7 to 2, 2 to 10 की शिफ्ट होती थी। तो मैं 2 to 10 की शिफ्ट में उसकी शूटिंग करने जाती थी। अब वो 6 बजे तो वो सारे डायलॉग उल्टे बोले। अच्छा। हाँ, वो बोले कि जैसे ये था कि शल्लो तुम कीचड़ में खिला हुआ कमल हो, तो वो बोलेगा शल्लो तुम कमल में खिला हुआ कीचड़ हो। तो एक दिन ये हुआ, अच्छा बिकॉज मैं बहुत बड़ी स्टार थी तो पूरे सेट पे सन्नाटा। तो उसने कहा क्या हुआ? अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो? तो बोले क्या बोल रहा हूँ? तो बोले तुमने ये डायलॉग बोला है। अच्छा मैंने ऐसा बोला, सॉरी हाँ फिर से करते हैं। फिर वही बात। अच्छा। हर चीज में, मतलब वो सुजीत कुमार के साथ था कि शल्लो के साथ मैं सुहाग रात मनाऊंगा। वो 6:30 बज गए थे तो कहने लगे कि शल्लो की जगह मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात। अच्छा हेलन जी, कोई ऐसा एक्टर भी था जो सबसे ज्यादा, मैं ना मेरे शो पे जो भी हीरोइन आती हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए, अब तो खैर मेरी शादी हो गई है, मुझे ऐसा बोलते हैं कि तुम फ्लर्ट बड़ा करते हो।
हालांकि मैं करता नहीं हूँ, मेरा हो जाता है। अच्छा, उस समय भी कोई तो हीरो ऐसा होता ही होगा जो बड़ा फ्लर्ट करता होगा। अगर आप चांस देंगे तभी फ्लर्ट करेंगे ना। उनको मालूम है एक थप्पड़ में लेंगे तो चले आएंगे। तो मैम, सलीम साहब से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? ये सलीम साहब का नेक्स्ट प्रोग्राम होगा तो भी आप पूछ लेना। दोबारा बुला लीजिए दोनों को। दोनों क्यों, तीनों। हाँ, जरूर जरूर। Salman's mother is there. डेफिनेटली मैम, वी वुड लव टू मैम। बाकी भी सब